आपका पहला, इसका हम लोग नाम देंगे मॉडल प्रश्न सेट 1। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियो के लास्ट में या ऊपर आई बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मुहरें किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो वो बनाई जाती थी सेल खड़ी पत्थर से। दूसरा है, पुरातात्विक साक्ष्य माने जाते हैं। तो ज़्यादातर में उपरोक्त सभी ही आंसर होता है, इसीलिए जहाँ उपरोक्त सभी दिखे उसको आंख मूंद कर मार देना है। तो आभूषण है, आवास और मृद भांड है, औजारें और मुहरे है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो गया। हड़प्पा सभ्यता का काल बताया जाता है, तो वो क्या है? 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। फिर है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो किस में लिखा था? तो वो लिखा था फारसी में। तो डी आंसर हो जाएगा फारसी में। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह थी तो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। अगला है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो कहाँ है? अजमेर में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो वो किया था आपका रामानंद ने। फिर है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वासवन्ना था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो वो लिखा था अबुल फजल ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो वो नाम है बाबरनामा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू मतलब खैनी। खैनी पर कौन लगाया था प्रतिबंध? तो शाहजहां ने। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, तो वो जुड़ा था कर्नवालिस से। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो सिंधु कानू ने। सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वो है संथाल विद्रोह। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? जो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, उसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 ईस्वी में। अब एक शब्द में आंसर दे। तो पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो कालीबंगा में। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असमान माना है वे है तो नारियल तथा पान। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक जी का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब एक सेंटेंस में आंसर देना है, मतलब एक वाक्य में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? तो आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। दूसरा क्वेश्चन है, आरंभिक तथा परिवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। आप पहला वाला ही आंसर दे सकते हैं। अबू रज्जाक समरकंदी कौन था? तो यह हेरात से आया यात्री था, यह एक राजनयिक था और 15वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने अपने विवरण में विजयनगर शहर का विस्तृत विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी की भाषा और साहित्य के क्षेत्र में क्या देन है? तो कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने पतंजलि के व्याकरण सहित कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने
यूक्लिड मतलब यूनानी गणितज्ञ की पुस्तकों को संस्कृत में अनुवाद किया। पांचवा क्वेश्चन है, तांत्रिक पूजा पद्धति से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषता है? तो प्रायः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक पूजा पद्धति या शाक्त पद्धति कहा जाता है। कर्म कांड और अनुष्ठान की दृष्टि से इस पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग ले सकते हैं। अब है शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा बनाए जाने वाली मिट्टी के बर्तनों की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी? आंसर हो जाएगा पहला, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाले बर्तन चाक पर बने हुए होते थे। जो कुम्हार पास आप लोग चाक देखते हैं उस पर बना होता था। यह बात अपने से स्पष्ट करती है कि यह संस्कृति पूर्णतः विकसित थी। दूसरा है, रूप और आकार की दृष्टि से इन बर्तनों की विविधता आश्चर्यजनक है। तीसरा, पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी आदि हड़प्पा के बर्तनों की दो मुख्य विशेषताएं हैं। चौथा है, इन बर्तनों पर अनेक प्रकार के वृक्षों, त्रिभुजों, वृत्तों और बेलों आदि का प्रयोग करके अनेक प्रकार के नमूने बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत की यात्रा करना क्यों चाहता था? तो इसका पहला कारण है, गजनी ने ही अल बरूनी ने भारत के बारे में कई रोचक बातें सुनी थी। यहाँ हो जाएगा, गजनी से अल बरूनी ने भारत के बारे में कई बातें सुनी थी, अतः वह भारत का भ्रमण करना चाहता था। 8वीं शताब्दी से संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों पर लिखे गए ग्रंथों, यहाँ ग्रंथों जगह ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। अल बरूनी के लिए अब भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो गई थी। पंजाब को महमूद द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने के बाद स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बनने लगे थे, अतः उनसे जानकारी एकत्रित करना आसान हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है, मस्जिद के स्थापत्य की विशेषता बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मस्जिद को इस्लामिक कला को मूल रूप से माना गया है। इसका मौलिक ढांचा साधारण होता है। दूसरा, मस्जिद का अनुस्थापन मक्का की ओर किया जाता था। इसमें एक खुला प्रांगण होता है जिसके चारों ओर स्तंभों वाले छतें होती है। तीसरा, आंगन के मध्य में नमाज से पूर्व स्नान करने के लिए एक सरोवर या जलाशय होता है। इसके पश्चिम में मेहराबों वाला एक विशाल कक्ष होता है। मक्का को सम्मुख दिशा की स्थिति एवं विशाल कक्ष नमाज की दिशा बताता है। इस विशाल कक्ष की दक्षिण की ओर एक मंच होता है जहां से इमाम प्रवचन देते हैं। मस्जिद में एक या अधिक मीनारें भी होती है जहां से अजान दी जाती है। जिस मस्जिद में मुसलमान जुम्मा की नमाज के लिए एकत्र होते हैं उसे जामी मस्जिद कहा जाता है। अब है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर बच्चों 2 रहेगा, उसमें से आपको 1 बनाना रहेगा। क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाज पर प्रकाश डालिए अथवा हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो इसका पहला आंसर है सामाजिक गठन। तो सैंधव सभ्यता का समाज निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान, इस वर्ग में पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी आते थे। ख है योद्धा, इस वर्ग में सैनिक तथा राजकीय अधिकारी आते थे। ग है व्यवसायी, इस वर्ग में व्यापारी और अन्य धंधों में लगे लोग आते थे। और घ है श्रमजीवी, इस वर्ग में घरेलू नौकर एवं मजदूर लोग आते थे। भोजन, तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों का भोजन सादा और पौष्टिक था। उनके भोजन में गेहूं, चावल, खजूर, फल, सब्जियां, दुग्ध पदार्थ, मिठाई, मांस और मछली आदि की प्रधानता थी। खुदाई में सील-पट्टे भी मिले हैं। संभवतः ये लोग चटनी तथा स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन थे। वस्त्र, सैंधव सभ्यता के लोग ऋतुओं के अनुसार सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि कपास की उत्पत्ति सबसे पहले भारत में हुई। प्राप्त मूर्तियों तथा खिलौनों से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये साधारण ढंग से कपड़े पहनते थे। पुरुष प्रायः शाल की तरह का वस्त्र शरीर पर लपेटते थे। ऐसा लगता था कि शरीर की ऊपरी और निचली भाग को ढकने के लिए 2 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। संभवतः स्त्रियां तथा पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं होता था। इस सभ्यता से प्राप्त अनेक नग्न मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग नग्न भी रहते होंगे। हड़प्पा की खुदाई से प्रमाणित होता है कि औरतें सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो पीछे की ओर
पंख की तरह उठा रहता था। अब आभूषण के श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषणों के बड़े शौकीन थे। हार, भुजबंद, कर कंगन और अंगूठी स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। गरीब लोगों के आभूषण तांबे, अस्थि और सीप आदि के बने होते थे। स्त्रियों में लंबे लंबे स्त्रियों हो जाएगा, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है। स्त्रियों में लंबे लंबे बाल रखने, मांग भरने तथा जूड़ा बांधने की प्रथा थी। पुरुष छोटी दाढ़ी और मूछें रखते थे। स्त्रियां होठों पर लाली तथा चेहरे पर पाउडर लगाती थी। वे काजल, सुरमा और सिंदूर का भी प्रयोग करती थी। आमोद प्रमोद, सिंधु घाटी के लोग नाच गान के बड़े शौकीन थे। घर में खेले जाने वाले खेलों का अधिक प्रचलन था। ये लोग शिकार और जुआ खेलने के बड़े शौकीन थे। पासा खेलना और पशु पंछी आदि उनके मनोरंजन के अन्य प्रमुख साधन थे। बच्चों के मन बहलाव के लिए खिलौने, झुनझुने, सीटियां, बैलगाड़ी के छोटे नमूने आदि होते थे। दूसरा क्वेश्चन है, इब्न बतूता कौन था, उसने भारत के बारे में क्या लिखा, अथवा इब्न बतूता के यात्रा विवरण का संक्षिप्त उल्लेख करें। तो इब्न बतूता का आरंभिक जीवन, इब्न बतूता अफ्रीका के एक देश मोरक्को का रहने वाला था। वह मीन, फिलिस्तीन, अरब तथा ईरान से होता हुआ 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। वह भिन्न भिन्न धर्मों का ज्ञाता तथा न्यायशास्त्री था। जब वह भारत में पहुंचा तो मोहम्मद तुगलक ने उसको राज्य का मुख्य काजी नियुक्त कर दिया। इससे इब्न बतूता को सम्राट के दरबार तथा उसके सैनिक कामकाज को निकट से देखने का सुंदर अवसर मिला। उसने सभी बातों को अपनी पुस्तक में वर्णन किया। उसने भारत की सामाजिक स्थिति का भी आंखों देखा वर्णन किया। इब्न बतूता द्वारा दिया गया वृत्तांत बहुत रोचक तथा मूल्यवान है। पहला, सामाजिक स्थिति। उसने अनुभव किया कि हिंदू जाति प्रथा का बहुत कठोरता से पालन करते थे। यहाँ प्रथा हो जाएगा। हिंदू जाति प्रथा का बहुत कठोरता से पालन करते थे, लेकिन अतिथियों का सत्कार करने में हमेशा आगे रहते थे। लोगों में धन एकत्र करने की लालसा थी। इब्न बतूता ने भी मार्को पोलो की भांति ऋण वापसी लेने के लिए अनोखे कानून का वर्णन किया है। यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति ऋण वापस ना करता है तो उसके ऋणदाता उसका रास्ता रोककर उसे अपने महल में नहीं जाने देते थे। वे अपने फरियाद ऊंचे स्वर में सुल्तान से किया करते थे। ऋणी व्यक्ति अपनी बदनामी के डर से ऋण वापस कर देता था तथा फिर धन वापस करने का नया वचन देता था। सुल्तान इस झगड़े में हस्तक्षेप करके ऋणदाता को उसका धन वापस दिलवा देता था। इब्न बतूता ने मालाबार में प्रचलित मारमाकवट्टम या उत्तराधिकार के नियम के बारे में भी वर्णन किया। इस कानून के अनुसार संपत्ति धारक पुत्र के स्थान पर अपने भांजे को भी कानूनी रूप से संपत्ति का उत्तराधिकारी बना सकता था। इब्न बतूता यह देखकर चकित रह गया कि पश्चिमी तट के निकट रहने वाले लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के बहुत इच्छुक थे। उदाहरण के लिए होनाबर ने इब्न बतूता ने लड़कियों के 13 तथा लड़कों के 23 स्कूल देखे। उसने यह भी देखा कि विश्व के सभी भागों में व्यापारी कालीकट बंदरगाह में उतरते थे। आर्थिक स्थिति, इब्न बतूता ने लिखा है कि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध तथा उपजाऊ शहर था। भारत के अन्य भागों की भांति बंगाल में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत कम थे और कम आय वाले व्यक्ति भी सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकते थे। वह लिखता है कि बंगाल की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ के वर्ष में 2 फसलें उगाई जा सकती थी तथा चावल की फसल वर्ष में 3 बार उगाई जाती थी। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। वीडियो को आप लोग रोक रोक के देख सकते हैं। 7वां पॉइंट है, तो 7 पॉइंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।